A very good morning, students. Today we will start our new lesson of Beehive, and the name of lesson is A Truly Beautiful Mind. आपके नाइन्थ क्लास का एक लेसन है फॉर फोर्थ वन, जिसका नाम है अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। अब ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड इट मीन्स अगर इस चैप्टर में अगर हम स्टडी करें कि इसके अंदर एक ऐसे पर्सनालिटी के बारे में हम पढ़ेंगे, एक ऐसी इमेज के बारे में हम पढ़ेंगे जो काफ़ी इंटेलिजेंट है, होनहार है, होशियार है और यू कैन से वेरी जीनियस, बहुत जीनियस भी है। आई होप आप सब स्टूडेंट्स ने वर्ड तो सुना ही होगा कि जीनियस क्या होता है। जीनियस का मतलब, जीनियस मतलब एक तरह से जो मेंटली, इमोशनली, इंटेलेक्चुअली जो उसी को ही कहा जाएगा। बट ऐसा कौन सा इंसान है जिसके लिए इस चैप्टर में ये एक टाइटल यूज किया गया, जीनियस। ओके, चैप्टर का नाम जैसे बता ही चुकी हूँ आप सब स्टूडेंट्स को मैं कि चैप्टर का नाम है अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, जो सच में ही बहुत सुंदर ब्यूटीफुल माइंड है एक पर्सन का। और उस पर्सन का नाम क्या है, ऐसा कौन सा इंसान था जिसके लिए एक और टाइटल यूज किया गया, और वो टाइटल था जीनियस, होशियार, होनहार। चाहे वो इंटेलेक्चुअली हो, चाहे वो मेंटली हो, चाहे वो इमोशनली हो। इज इट क्लियर? नाउ द क्वेश्चन इज अराइज दैट हु इज दैट वन पर्सन। कौन है, कौन वो पर्सन, का नाम क्या है, वो है कौन। बट इससे पहले मैं थोड़ा सा आपके कुछ और बैकग्राउंड देना चाहूंगी उसी पर्सन के रिगार्डिंग, उस पर्सनालिटी के रिगार्डिंग। एक्चुअल में ये जो इंसान है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, वो एक यंग जर्मन सिविल सर्वेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो बिलोंग करते हैं वो जर्मन है, यंग जर्मन सिविल सर्वेंट। ओके, नेक्स्ट इनके लिए जो नेक्स्ट बात जो आती है कि ये जो इंसान है, ये जो पर्सनैलिटी है, इस पर्सन ने 26 की एज में बहुत सारे इन्वेंशंस कर डाले, बहुत सारी डिस्कवरीज कर दी। चाहे वो पार्टिकल्स के मोशन की बात हो, चाहे वो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की बात हो, या एनर्जी की बात हो, या थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात हो, या इस तरह से आप कह सकती हो कि इस पर्सनालिटी ने हमारी अंडरस्टैंडिंग को, ह्यूमन बीइंग्स की जितनी भी अंडरस्टैंडिंग है रिगार्डिंग स्पेस, टाइम एंड कॉस्मोस, वर्ड कॉस्मेट, उन सब को चेंज कर डाला इस पर्सनालिटी ने। कौन है ये पर्सन, अब मैं आपके बारे में आपको बताती हूँ। इस पर्सन का नाम है एल्बर्ट आइंस्टाइन। ओके, पर्सन का नाम क्या है, एल्बर्ट आइंस्टाइन। आप सब स्टूडेंट्स ने इसके बारे में सुना तो होगा ही। जो ये पर्सन ऐसा है जिन्होंने काफी इन्वेंशन की, और बट स्टूडेंट लाइफ में काफी चीजें ऐसी भी थी, जो काफी हर्डल्स भी ऐसे आए, जहां उनकी स्टूडेंट लाइफ में हमें शो होता है कि इनका मेन इंटेंशन नहीं था स्टडीज के रिगार्डिंग। अगर स्टडीज के रिगार्डिंग था तो ये रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते थे, या स्ट्रिक्ट हार्ड जो डिसिप्लिन है उनको बिल्कुल भी लाइक नहीं करते थे। एंड ओनली फॉर दिस वन रीजन उन्होंने एट द एज ऑफ 15 साल की एज में उन्होंने अपना हाई स्कूल भी छोड़ा और अपनी स्टडीज को आगे मूव करने के लिए जर्मन सिटी को ही वहां छोड़ दिया। वहां से वो चले गए, और कहाँ चले गए, स्विट्जरलैंड चले गए। ओके, तो जो उनका लाइफ स्पैन रहा, एंटायर लाइफ जैसी रही, जो अप्स एंड डाउन्स आए, जो हर्डल्स आए, जो प्रॉब्लम्स आए, ये इन सब बातों के बारे में डिटेलिंग हमें पता लगेगी अगर हम चैप्टर वन बाय वन, लाइन बाय लाइन रीड करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हम स्टार्ट करते हैं। यस, एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज बॉर्न ऑन 14 मार्च 1879। एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म हुआ था 14 मार्च को 1879 में। कहा, इन द जर्मन सिटी ऑफ उल्म। ये मैं पहले बता चुकी हूँ, जर्मन सिविल सर्वेंट रहे हैं।
without any indication that he was destined for greatness। कहते बिना कोई हिंट दिए, कोई हिंट नहीं था उनको देखकर, कोई इंडिकेशन नहीं था कि ये पर्सन जो है महानता की तरफ जाएगा, ग्रेटनेस अचीव करेगा, पॉपुलैरिटी अचीव करेगा। नो साइन, देयर इज नो साइन एट ऑल। ऑन द कॉन्ट्रेरी, बल्कि इसके विपरीत क्या हुआ, उसकी मदर जो है, हिज मदर थॉट एल्बर्ट वाज अ फ्रीक। उसकी माँ को तो ये लगता था कि एल्बर्ट सनकी है, थोड़ा सा पागल है, फ्रीक सा है, जिसको मतलब आप कह सकते हो एक तरह से उठने बैठने बोलने तक की भी अभी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है। उनके लिए हम फ्रीक वर्ड यूज करते हैं। टू हर, उनकी माँ के लिए हिज हेड सीम्ड मच टू लार्ज। जब वो बच्चा पैदा हुआ था तो जो उसका सिर था वो काफी बड़ा था उसकी बॉडी से, ऐसा उसकी माँ को भी लगता था। एट द एज ऑफ 2.5 आइंस्टाइन स्टिल वॉज नॉट टॉकिंग। कहते 2.5 साल की एज हो गई थी पर आइंस्टाइन अभी भी नहीं बोलता था। When he finally did learn to speak, he uttered everything twice. But वो जो आखिरकार 2.5 साल की एज के बाद जब वो थोड़ा बहुत सीखा, लर्न टू स्पीक, ही अटर्ड एवरीथिंग ट्वाइस। वो हर चीज को दो दो बार बोलता था, मीन्स टू से स्टैमरिंग करता था, हकलाता था। आइंस्टाइन डिड नॉट नो व्हाट टू डू विद अदर चिल्ड्रन एंड हिज प्लेमेट्स। आइंस्टाइन को नहीं पता था कि दूसरे बच्चों के साथ क्या किया जाए, कैसे खेला जाए, उसको कुछ भी नहीं इन बातों की नॉलेज थी। वो बहुत ही ज्यादा मासूम, इनोसेंट, अपने ही धुन में रहने वाला बच्चा रहा। His playmates called him brother boring, और उसके जो साथी थे उसको क्या कहते थे, ब्रदर बोरिंग। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। So the youngster played by himself much of the time। तो फिर क्या हुआ कि एक तरह से देखा जाए कि वो खुद ही अपने आप में ही खेलता रहता था, आप ये कह सकते हो यहाँ पर, क्योंकि जितने भी उनके दोस्त थे, जो साथी थे, वो यही कहते थे कि बोरिंग ब्रदर है। बट ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज। पर उसको पसंद क्या था, किसके साथ खेलना अच्छा लगता था, मशीनरी के साथ, मैकेनिकल टॉयज के साथ। एंड ओनली फॉर दिस वन रीजन, जब उसकी बहन हुई छोटी तो उसने क्या कहा, लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर माजा, बहन का नाम क्या था, माजा को देख के क्या कहता है, ही सेड टू हैव सेड फाइन, अच्छी बात है, बट वेयर आर हर व्हील्स, पर इसके व्हील्स कहाँ है, व्हील्स का मतलब इसके पहिए कहाँ हैं। मतलब एक तरह से अपनी छोटी बहन को भी वो एक तरह से मैकेनिकल टॉयज की तरह ही ट्रीट कर रहा था, और तभी वो पूछता है कि इसके व्हील्स कहाँ है, पहिए कहाँ है। अब नेक्स्ट आता है कि एक मीटिंग होती है आइंस्टाइन के पेरेंट्स की, आइंस्टाइन के हेडमास्टर के साथ। अब क्या कहते हैं हेडमास्टर, लेट्स लिसन। ओके, सुनते हैं, इसको पढ़ते हैं, लेट्स रीड। A headmaster once told his father that what Einstein chose as a profession would not matter. आइंस्टाइन ने एक बार उसके पापा को ये कहा कि आइंस्टाइन क्या चूज करता है एक प्रोफेशन के तौर पर, ये मैटर ही नहीं करता, इसका फर्क ही नहीं पड़ता। क्यों? बिकॉज ही विल नेवर मेक अ सक्सेस। क्यों नहीं फर्क पड़ता? क्योंकि वो कभी भी सफलता हासिल नहीं करेगा एट एनीथिंग, किसी भी हालत में। आइंस्टाइन बिगिन लर्निंग टू प्ले द वायलिन। मतलब जब ये बात सुनी कि आइंस्टाइन के फादर को ये कहा जा रहा है उसके प्रोफेसर के, हेडमास्टर के थ्रू, कि आइंस्टाइन कुछ भी चूज कर ले अपने 10th आफ्टर 10th, चाहे वो मैथ्स ले, फिजिक्स, आर्ट्स ले, कॉमर्स ले, कुछ भी ले, बट वो कभी भी सक्सेस गेन नहीं करेगा। तो एक पेरेंट्स के लिए काफी डिसअपॉइंटिंग मोमेंट रहा होगा। बट हुआ क्या आगे, आइंस्टाइन बिगन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6। बट आइंस्टाइन ने 6 साल की उम्र में तो वायलिन बजाना सीख लिया, बिकॉज हिज मदर वांटेड हिम टू, क्योंकि उसकी माँ वैसा चाहती थी। एंड ही लेटर बिकेम अ गिफ्टेड अमेचर, और बाद में वो कैसा बन गया, गिफ्टेड अमेचर वायलिनिस्ट बन गया। अब गिफ्टेड का मतलब क्या होता है, भगवान की तरफ से एक तरह से कह सकते हैं गिफ्टेड बच्चा था कि वो इतना अच्छा वायलिनिस्ट बजाता था। और अमेचर का मतलब होता है जो अपने शौक के लिए करता है, जैसे लिखा भी हुआ है, डूइंग समथिंग फॉर पर्सनल एंजॉयमेंट, अपने शौक के लिए कुछ करना, बजाना, रादर देन एज अ प्रोफेशन। मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ, और ये हुनर आइंस्टाइन ने पूरी जिंदगी भर अपनाए रखा। नेक्स्ट है, but
एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज नॉट अ बैड पीपल, पर जो एल्बर्ट आइंस्टाइन था इतना बुरा स्टूडेंट भी नहीं था। पीपल का मतलब होता है स्टूडेंट। ओके, जैसे कि हेडमास्टर के नजरिए से देखा जाए तो वो तो ये कहता था कि ये बच्चा कभी भी सक्सेस हासिल नहीं करेगा, बट आइंस्टाइन इतना भी बुरा बच्चा नहीं था। He went to high school in Munich, where Einstein's family had moved when he was 15 years old. आइंस्टाइन जो है एक हाई स्कूल में जाता था, जो कहाँ था, म्यूनिच में था। किस दौरान की बात है, जब आइंस्टाइन की फैमिली, जो पेरेंट्स जो है बाहर चले गए थे। किस कब चले गए थे, जब वो सिर्फ 15 साल 15 महीने का था। मैं कह सकते हो बच्चा 1.5 साल के करीब का था। और उस दौरान एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट्स कहते हैं। और उसी दौरान जो है ना उसने सभी सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स भी लिए थे। बट फिर भी आइंस्टाइन जो है ना नफरत करता था, हेट करता था। किसको हेट करता था? स्कूल्स रेजिमेंटेशन। रेजिमेंटेशन होता है स्कूल का जो डिसिप्लिन था, रूल्स रेगुलेशंस थे, उसको वो लाइक नहीं करता था, उसको वो डिनाय मतलब हेट्रेड थी। एंड ऑफन क्लैश्ड विद हिज टीचर्स, और कई बार तो उसका टीचर के साथ क्या हो जाता, आर्ग्यूमेंट्स भी हो जाते थे, क्लैश भी हो जाता था। एट द एज ऑफ 15 आइंस्टाइन फेल्ट सो स्टिफल्ड देयर दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड। मैंने पहले भी बताया था 15 साल की एज में आइंस्टाइन ने अपना स्कूल छोड़ दिया, क्योंकि उसको उस स्कूल में सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था। अनेबल टू ब्रीथ एंड सफोकेटेड, सांस घुटता था, इसलिए उसने अच्छे के लिए वहां से स्कूल ही छोड़ दिया। द प्रीवियस ईयर एल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड मूव टू मिलान। फिर क्या हुआ, जब उसने 15 साल की उम्र में छोड़ा, तो प्रीवियस ईयर का मतलब जब एल्बर्ट 14 साल का था, उससे 1 साल पहले ही एल्बर्ट के जो माँ बाप है कहाँ मूव कर गए, मिलान में मूव कर गए। कहाँ चले गए? मिलान। एंड लेफ्ट देयर सन विद रिलेटिव्स। और क्या किया, और जो उसके फिर जो उसके पेरेंट्स जो हैं अपने बेटे को ना छोड़कर रिलेटिव्स के पास छोड़कर चले गए। और वो कहाँ मूव कर गए? पेरेंट्स मिलान मूव कर गए। मैंने स्टूडेंट्स आपको पहले भी बताया था, वो मूव कर गए थे। वो उस वक्त मूव नहीं किए थे, पेरेंट्स एल्बर्ट के मूव किए थे, मतलब गए थे एल्बर्ट को छोड़कर जब एल्बर्ट 15 साल का था। ओके, नेक्स्ट है, और रिलेटिव्स के पास छोड़ गए थे उसको। आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड डिस्कशन आइंस्टाइन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड इन सिटी। और काफी लंबी डिस्कशन के बाद आइंस्टाइन ने बहुत लंबी डिस्कशन की, गहन चिंतन किया, बातचीत की, और आइंस्टाइन ने अपनी इच्छा जाहिर की कि मैं अपनी स्टडी जो है ना, क्योंकि उसने तो अपनी स्टडी 15 साल में वहां से तो म्यूनिच से छोड़ दी थी। जब म्यूनिच से छोड़ी उसी दौरान ही 1 साल पहले ही 15 साल की उम्र में छोड़ी, और जस्ट प्रीवियस ईयर्स पिछले साल ही जब वो आइंस्टाइन 14 साल का था, तो पेरेंट्स तो मिलान चले गए। फिर आइंस्टाइन ने आपसे बातचीत की और उसके बाद उसने फैसला किया कि मैं अपनी स्टडी को कहाँ जारी करूंगा, जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड में। कहाँ जारी करूंगा? स्विट्जरलैंड सिटी में करूंगा। किस लिए? क्योंकि वहां पर फ्रीडम ज्यादा है, वो स्विट्जरलैंड जो है ज्यादा लिबरल है म्यूनिच की बजाय। क्योंकि पहले भी स्टूडेंट्स मैंने आपको बता चुकी हूँ, उसने वो स्कूल इसलिए छोड़ा था जो म्यूनिच में था, क्योंकि वहां पर रेजिमेंटेशन जो स्कूल का था, जो डिसिप्लिन था, वो काफी स्ट्रिक्ट था। और इसीलिए उसने डिसाइड किया कि मैं स्विट्जरलैंड से अपनी स्टडी स्टार्ट करूंगा, मैं करूंगा, क्योंकि वो काफी लिबरल है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आता है, आइंस्टाइन वाज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स। आइंस्टाइन बहुत ज्यादा गिफ्टेड बच्चा था, चाहे वो मैथ्स में हो, और मैथ्स में तो उसको बहुत ज्यादा वो गिफ्टेड बच्चा था, काफी ज्यादा उसको नॉलेज रहती थी। साइड बाय साइड स्पेशल इंटरेस्ट था उसका फिजिक्स में। आफ्टर फिनिशिंग स्कूल ही डिसाइडेड टू स्टडी एट अ यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिच, but science was not the only thing that appealed to the dashing young man with the walrus mustache. पर जब उसने स्कूलिंग अपनी खत्म की, फिर उसने फैसला किया कि मैं कहाँ जाऊंगा आगे की स्टडी करने के लिए, ज्यूरिच की स्टडी, सॉरी, ज्यूरिच की यूनिवर्सिटी में पढ़ूंगा। बट देखा जाए तो आइंस्टाइन जो है काफी डैशिंग यंग मैन भी रहे हैं, ठीक है, विद द वॉलरस मुस्टैश। काफी बड़ी बड़ी उसकी अच्छी वाली मुस्टैश भी रही है, मूछे भी रही है।
तो आप सब स्टूडेंट्स ने देखा होगा कि हमने ज्यादा आइंस्टाइन की ये पिक्चर हमने देखी है, एल्बर्ट आइंस्टाइन की, बट ये वाली पिक्चर उनके यंग टाइम की रही है आइंस्टाइन की। ये वाली थी आइंस्टाइन इन 1900 में थी, जब वो 21 साल के थे, और ये 1955 में थी, एज वी रिमेम्बर हिम। जैसे कि हम उसको हमेशा इसी पिक्चर में ही हम एल्बर्ट आइंस्टाइन को देखते हैं। आप कहीं भी देखोगे पोस्टर एल्बर्ट आइंस्टाइन का, अगर किसी क्लासरूम या किसी पर्टिकुलर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में लगा होगा एल्बर्ट आइंस्टाइन का, तो ये दिस वन पिक्चर ही लगा होता है। बट दिस जो आपके लेफ्ट हैंड साइड में आ रही है पिक्चर, ये उनकी 21 एज जब उनकी रही है उस दौरान की है। ओके, नेक्स्ट है, he also felt a special interest in a fellow student Mileva Merrick। अब क्या हुआ, उसका स्पेशल इंटरेस्ट, एक विशेष स्पेशल कनेक्शन उसका क्रिएट हो रहा था एक लड़की के साथ। उस लड़की का नाम था मिलेवा मैरिक, whom he found to be a clever creature, जिसको देखकर एल्बर्ट आइंस्टाइन को लगता था कि वो काफी क्लेवर है, कनिंग है वो लड़की। एंड दिस यंग सब सब मतलब जैसे हम कहते हैं कोई जो इंडिया से बिलोंग करता है उसके लिए हम कहते हैं कि वो इंडियन है। ऐसे ही सब एक तरह से कैटेगरी के लिए यूज किया गया है कि वो सब रही है। हैड कम टू स्विट्जरलैंड, वो स्विट्जरलैंड में आई, क्यों? बिकॉज द यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिच, क्योंकि जो ज्यूरिच में यूनिवर्सिटी थी वही ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती थी कि वो लड़कियों को भी डिग्रीज देती थी। मी कहने का मतलब ये है, वो टाइम एक ऐसा था जहाँ हर स्कूल में, हर यूनिवर्सिटी में लड़कियों को डिग्री नहीं दी जाती थी, बट जो यूनिवर्सिटी ज्यूरिच में थी वॉज वन ऑफ द फ्यू इन यूरोप। यूरोप में एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी वेयर वुमेन कुड गेट डिग्रीज, जहाँ पे औरतें जो है या फिर फीमेल जो है डिग्रीज ले सकती थी। आइंस्टाइन सॉ इन हर एन एली अगेंस्ट द फिलिस्टाइंस। आइंस्टाइन जो है उसमें एक अपना एक दोस्त ढूंढता था, लगता था उसको। एली का मतलब होता है साथी, ओके, उसको दोस्त लगता था। किस मामले में? अगेंस्ट द फिलिस्टाइंस। अब फिलिस्टाइंस का मतलब क्या है? उसको एक फ्रेंड तो महसूस होता था कि वो उसके अंदर एक साथी ढूंढता था, बट साइड बाय साइड एक और वर्ड भी आ रहा है, फिलिस्टीन्स। फिलिस्टीन्स का मतलब होता है ऐसे लोग जिनको ना लिटरेचर, म्यूजिक, आर्ट बिल्कुल भी नहीं पसंद, बल्कि क्या ज्यादा अच्छा लगता है उनकी डिस्कशन में, टॉक में क्या आता है, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इनकी बात, मतलब जो साइंटिफिक एस्पेक्ट्स है ना उनकी ज्यादा बातें करते हैं, रादर देन टू हैव अ टॉक ऑन आर्ट, लिटरेचर और म्यूजिक। और जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि एल्बर्ट आइंस्टाइन का स्पेशल इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा था मिलेवा मैरिक के अंदर, तो उस दौरान भी जब वो आपसे उनकी बातचीत होती थी ना, दे आर नॉट एसोसिएटेड विद द आर्ट और अ म्यूजिक और अ लव, इनफैक्ट दे आर एसोसिएटेड विद द फिजिक्स और साइंटिफिक एस्पेक्ट्स। मैं अभी पढ़ूंगी भी। दोज पीपल इन हिज फैमिली, कहते कि साथी क्यों दिखता था उसको मिलेवा मैरिक में? क्योंकि जितने भी उसके फैमिली में जो दो लोग थे वो फिलिस्टाइंस थे, ठीक है, इसलिए उसको मिलेवा में ज्यादा इंटरेस्ट क्रिएट हुआ, क्योंकि उसके थॉट्स काफी उनके मैच करते थे, विचार काफी मिलते थे। एंड एट द यूनिवर्सिटी विद whom he was constantly at odds। कहते कि हालांकि यूनिवर्सिटी के अंदर भी जो काफी लोग थे ना, उसके साथ भी एल्बर्ट आइंस्टाइन के काफी आर्ग्यूमेंट्स रहते थे कॉन्स्टेंटली, लगातार, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी में जितने भी लेक्चरर्स हो गए, प्रोफेसर्स हो गए, वो भी फिलिस्टीन्स ही थे, ठीक है। बट जो कपल था, जो ये जोड़ा था मिलेवा मैरिक और एल्बर्ट आइंस्टाइन का, दे फेल इन लव, प्यार हो गया उन्हें आपस में। एंड लेटर्स सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड्स। दोनों आपस में लेटर्स लिखने लगे जिसके अंदर वो मिक्सिंग साइंस विद टेंडरनेस, तो एक स्नेह प्रेम के साथ उनके साइंटिफिक एस्पेक्ट्स शो होते थे एक तरह से। और आइंस्टाइन क्या लिखते हैं? हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी, how happy and proud I shall be when we both have brought our work on relativity to a victorious conclusion। तो यहाँ पर क्या लिखा गया? कहते कितना खुशनुमा और गर्व का ये पहलू है जब मैंने देखा, I shall be when we both have brought our work on relatively, जब हम दोनों के दोनों काम जो है किस पर कर रहे हैं? रिलेटिविटी पर कर रहे हैं। और क्या कंक्लूजन लेकर आ रहे हैं? विक्टोरियस कंक्लूजन आता है, बहुत विजयी
अच्छा वाला कंक्लूजन करते हैं कि मतलब मीन्स कहने का मतलब ये है कि उन दोनों को, आइंस्टाइन को बहुत अच्छा लगता था, प्राउड फील होता था कि जो उनकी टॉक भी है ना, उनका जो लेटर्स भी वो लिख रहे हैं आपस में, वो साइंटिफिक एस्पेक्ट्स को लेकर है, तो उनको खुशी मिलती थी एल्बर्ट आइंस्टाइन को। ओके। In 1900, at the age of 21, Albert Einstein was a university graduate and unemployed. कहते 1900 में क्या हुआ, 21 साल की उम्र में एल्बर्ट आइंस्टाइन यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट तो हो गए, पर फिर भी उन्हें काम नहीं मिला था। He worked as a teaching assistant and gave private lessons and finally secured a job in 1902 as a technical expert. कहते हैं कि टीचिंग असिस्टेंट की तरह उन्होंने काम किया, प्राइवेट लेसन्स दिए और उन्होंने जॉब भी सिक्योर की 1902 में टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न, while he was supposed to be assessing other people's invention। जब वो इस चीज को सपोज भी कर रहे थे कि साइड बाय साइड जब वो टेक्निकल एक्सपर्ट के फॉर्म में काम कर रहे थे, तो साइड बाय साइड वो क्या करते थे, जितने भी लोग थे ना, वो लोगों की इन्वेंशंस को भी असिस्ट कर रहे थे, देख रहे थे। तो कहीं ना कहीं आइंस्टाइन क्या करते थे, एक्चुअली में डेवलप कर रहे थे अपने खुद के आइडियाज को, पर बड़े ही सीक्रेटली। मतलब जहां वो जॉब करते थे, कहीं ना कहीं साइड में वो खुद के टैलेंट को भी पॉलिश कर रहे थे, निखार रहे थे कहीं। एंड ही सेड टू हैव जोकिंगली, और वो मजाकिया तौर पे कहते भी थे क्या, हिज डेस्क ड्रॉअर्स, कि मेरी जो जितने भी ड्रॉअर्स है डेस्क की एट वर्क, काम जो मेरा ऑफिस है वहां की जितनी भी ड्रॉअर्स है, वो क्या है, ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स है। मतलब मैंने अपने काम के दौरान ही काफी चीजें सीखी हैं, कई कई नए नए एस्पेक्ट सीखे हैं, वो भी थियोरेटिकल फिजिक्स से रिलेटेड। And one of the famous papers of 1905 was Einstein's special theory of relativity। और एक फेमस पेपर जो है आइंस्टाइन का पब्लिश हुआ 1905 में, उसका नाम क्या था, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, अकॉर्डिंग टू विच, जिसके हिसाब से क्या कहा जाता था कि टाइम और डिस्टेंस जो है आर नॉट एब्सोल्यूट, कि जो समय और जो स्पीड है, डिस्टेंस है, वो कभी भी एक से नहीं होते। कहते हैं इंडीड, हालांकि वास्तव में, टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स विल नॉट कंटिन्यू, कहते हैं कि अगर दो घड़ी एक्यूरेट टाइम शो कर रही है, टू शो द सेम टाइम शो कर रही है, एंड इफ दे कम टुगेदर, और अगर वो इकट्ठे ही चलती है, दोनों की दोनों घड़ियां और सेम टाइम पर वो चलती है, अगेन आफ्टर अ जर्नी, इफ वन ऑफ देम हैज बीन मूविंग वेरी फास्ट रिलेटिव टू अदर्स, फिर भी चाहे वो सेम टाइम पर वो स्टार्ट हुई है, पर फिर भी जब वो जर्नी अपना राउंड पूरा कर कर आएंगी, आफ्टर अ जर्नी, जर्नी का मतलब होता है अपनी यात्रा, यात्रा कौन सी यात्रा, क्लॉक की, जैसे यहां से शुरू हुई, यहां से लेके यहां से आई, तो उन दो घड़ियों में भी हमें ये पता लगेगा कि एक जो घड़ी की जो सुइयां है ना, वो मूविंग फास्ट रिलेटिव टू द अदर, दूसरे की बजाय। एंड फ्रॉम दिस, और इससे क्या पता लगता, फॉलोड द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फॉर्मूला, एक फेमस फॉर्मूला पता लगा, विच डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी, जो किसके बीच में संबंध जाहिर करता है, मास और एनर्जी के बीच में। ये एक फेमस फॉर्मूला है फिजिक्स का, वो क्या, E इज इक्वल टू mc स्क्वेयर। E का मतलब होता है एनर्जी, और ये मास का मतलब आ रहा है यहाँ पर m फॉर मास एंड c फॉर मतलब स्पीड ऑफ द लाइट, यहाँ पे आ भी रहा है, मैथमेटिकल इक्वेशन है। E का मतलब है एनर्जी, m का मतलब है मास, c का मतलब है स्पीड ऑफ द लाइट इन अ वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब होता है जहां पे हवा, एयर नहीं है, ऐसी जगह पे जो लाइट की स्पीड जो है ना, वो काफी ज्यादा तेज होगी इन कंपैरिजन टू एनर्जी, अब ज्यादा होती है। ओके, तो एक तरह से ये फॉर्मूला है फिजिक्स का। नेक्स्ट आता है, व्हाइल आइंस्टाइन वाज सॉल्विंग द मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स, हिज प्राइवेट लाइफ वाज अनरेवलिंग। कहते हैं जब आइंस्टाइन जो है फिजिक्स के बहुत टफ एस्पेक्ट्स को सॉल्व कर रहा था, तो उसकी जो प्राइवेट लाइफ थी काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग चल रही थी। अनरेवलिंग का मतलब हो रहा है फेल हो रही थी, डिस्टर्बिंग चल रही थी। एंड एल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिलेवा राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज, बट हिज मदर वाज अगेंस्ट। एल्बर्ट चाहता था कि मैं मिलेवा से शादी करूं जैसे ही उसकी स्टडीज खत्म हुई, बट उसकी माँ जो है इस चीज के लिए अगेंस्ट थी, खिलाफ थी। क्यों? शी थॉट मिलेवा हु वाज 3 years older than her son was too old for him।
मिलेवा को उसको ये लगता था कि जो मिलेवा है 3 साल उससे बड़ी है उसके बेटे से, तो इसका मतलब बहुत ज्यादा बड़ी है उसके लिए। एक्चुअल में तो वो 3 साल ही बड़ी थी, पर उसकी माँ को लगता था कि नहीं ये तो बहुत ज्यादा बड़ी है। एंड शी वॉज ऑल्सो बोदर्ड बाय मिलेवाज इंटेलिजेंस। और जो एल्बर्ट की माँ है वो इस बात को लेकर भी काफी परेशान थी, है चिंतित थी कि जो मिलेवा है कि जो इंटेलिजेंस है वो काफी ज्यादा अप है, हाई है इन कंपैरिजन टू एल्बर्ट आइंस्टाइन। एंड शी इज अ बुक लाइक यू, हिज मदर सेड। उसकी माँ उसको कहती भी थी कि जो वो मिलेवा है वो भी तुम्हारी तरह बुक्स ही है, मतलब तुम दोनों ही ज्यादा एक तरह से स्टडी और इन्वेंशन करने वाले हो, बट मिलेवा इन कंपैरिजन टू एल्बर्ट वो ज्यादा इंटेलिजेंस है। तो इन ये सारी बातें सोचकर जो उसकी माँ को डर लगता था, और इस वजह से आइंस्टाइन पुट द वेडिंग ऑफ, उसने अपनी मैरिज के लिए एक बार ड्रॉप कर दिया, उसने छोड़ दिया। पर पर जो पेयर है वो जोड़ा है उन्होंने शादी कर ली, फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903। 1903 में शादी की एंड हैड टू सन्स, दो बेटे हुए। बट अ फ्यू इयर्स लेटर द मैरिज फ्लैटर, बट कुछ टाइम बाद उनकी जो शादी है फिर से खराब होने लगी, फेल हुई, रिश्ता हल्का हो मतलब कमजोर पड़ने लगा। एंड मिलेवा मीनवाइल वाज लॉसिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन, और मिलेवा को ये लग रहा था कि उसके खुद के जो एम्बिशंस हैं वो भी छूट रहे हैं, एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउसवाइफ। एंड आफ्टर इयर्स ऑफ कांस्टेंट फाइटिंग, लगातार लड़ाई आर्ग्यूमेंट्स के बाद तो कपल ने फाइनली डिसाइड किया कि वो डाइवोर्स ले लिया उन्होंने 1919 में। एंड लास्ट वन, आइंस्टाइन मैरिड हिज कजन एलिसा इन द सेम ईयर। उसी साल आइंस्टाइन ने शादी कर ली अपनी ही कजन एलिसा के साथ। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप सब स्टूडेंट्स को ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है आपका Einstein's new personal chapter coincided with his rise to world fame। आइंस्टाइन का जो नया इन्वेंशन था, नया चैप्टर जो था, उसको उसने जो है आइंस्टाइन को वर्ल्ड फेम दिया, संसार में उसको फेमस कर दिया। कौन सा था? इन 1915 he had published his general theory of relativity which provided a new interpretation of gravity। कहते हैं कि 1915 में उसने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को पब्लिश किया, जिसमें उसको उस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल फोर्स की नए नए इंटरप्रिटेशन जो है सामने आए। एंड एन एक्लिप्स होता है ऑफ द सन, सूर्य ग्रहण। एक्लिप्स का मतलब होता है ग्रहण, और सूर्य ग्रहण के लिए क्या बात की गई? इन 1990 ब्रॉड प्रूफ दैट इट वाज एक्यूरेट। और जो सूर्य ग्रहण आया उससे पता लगा कि जो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये जो इन्वेंशन की है वो बिल्कुल एक्यूरेट है, सही है। एंड आइंस्टाइन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस द एक्सटेंट टू विच लाइट फ्रॉम फिक्स्ड स्टार। और आइंस्टाइन ने ये एकदम से कैलकुलेट भी कर लिया करेक्टली एडवांस में, क्या? to which the light from fixed stars would be deflected through the sun's gravitational field। ये क्या कैलकुलेट किया कि जो लाइट आ रही है इन स्टार्स के थ्रू, या कह सकते हैं सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड के थ्रू, वो कहीं ना कहीं जो है पहले भी बताया है कि जो स्पीड है लाइट की वो ज्यादा है एक तरह से इन कंपैरिजन टू एनर्जी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है। एंड द न्यूज़पेपर प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज अ साइंटिफिक रेवोल्यूशन। और तो जो अखबार है, मैगजीन्स है, उन्होंने क्या कहा इस चीज को, जो इन्वेंशन की है एल्बर्ट आइंस्टाइन ने, वो है इन्वेंशन एक साइंटिफिक रेवोल्यूशन की। तो यहाँ पर एक चीज भी आ रही है, डिफ्लेक्टेड। डिफ्लेक्टेड का मतलब होता है डायरेक्शंस को चेंज करना, चेंज डायरेक्शंस बिकॉज इट हिट समथिंग। तो यहाँ पर यही कहा गया है, आइंस्टाइन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस। एडवांस में उसने यह कैलकुलेट कर दिया, क्या? द एक्सटेंट टू विच द लाइट फ्रॉम फिक्स्ड स्टार्स, कि जो स्टार से जो रोशनी आती है वुड बी डिफ्लेक्टेड, चेंज हो सकती है, डायरेक्शंस बदल सकती है। कब? थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड, सूरज की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के द्वारा। ओके और इसीलिए आइंस्टाइन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921। आइंस्टाइन ने प्राइज लिया 1921 में, एंड ही वाज शॉवर्ड विद ऑनर्स एंड इनविटेशंस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। हर जगह उसे सम्मान मिला, उसको बुलाया गया पूरे संसार से। एंड लॉडेड बाय द प्रेस, लॉडेड का मतलब होता है उसकी तारीफ की गई प्रेस के द्वारा भी। ओके व्हेन द नाजीज
केम टू पावर इन जर्मनी इन 1933, और जब नाजीज पावर में आई, ताकत में आई, शक्ति में आई, कब? 1933 में जर्मनी में। तो आइंस्टाइन कहाँ चले गए? एमिग्रेटेड का मतलब चले गए, वहां से मूव करके कहाँ चले गए? यूएसए में चले गए, यूनाइटेड स्टेट चले गए, यूएस चले गए। एंड 5 years लेटर, 5 सालों बाद, द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन। अब बर्लिन में एक और डिस्कवरी हुई न्यूक्लियर फ्यूजन की, मतलब एटम बॉम्ब को एक तरह से तोड़ने की। तो उससे क्या हुआ? हैड अमेरिकन फिजिस्ट एंड इन एन अप्रोर। और इस डिस्कवरी से क्या हुआ? जितने भी अमेरिका के फिजिस्ट थे वो अप्रोर में आ गए, एक तरह से अपसेट हो गए, हैरान परेशान हो गए। और इससे हुआ क्या? मैनी ऑफ देम, जितने भी वो अमेरिकन फिजिस्ट थे, हैड फ्लड, भाग गए। ठीक है, फ्लड का मतलब होता है वहां से भाग जाना, चले गए, मूव कर गए। कहाँ चले गए? फ्रॉम फासिज्म, वहां से चले गए। कैसे? जैसे कि आइंस्टाइन छोड़ के गया था ना और यूएस चले गए, ऐसे ही बहुत सारे फिजिस्ट भी छोड़कर चले गए। एंड नाउ दे वर अफ्रेड ऑफ द नाजीज कुड बिल्ड, और उन्हें ये डर भी था कि कई इस न्यूक्लियर फ्यूजन की जो इन्वेंशन हुई है, कई नाजीज जो है उस न्यूक्लियर फ्यूजन के आधार पर, बेस पर बम ना बनाए। पर ऐसा हुआ, बनाया, और यूज एन एटॉमिक बम, और एटॉमिक बम बने भी। और इस बनने से हुआ क्या? एट द अर्जिंग ऑफ अ कलीग आइंस्टाइन रोट अ लेटर, बम भी बना, और अपने साथी के कहने पर, जोर जबरदस्ती करने पर, अर्जिंग का मतलब प्रेशर आने पर, उसके साथी ने उसको प्रेशर दिया, जोर दिया कि आइंस्टाइन ने लेटर लिखा टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट, एक अमेरिकन प्रेसिडेंट को, उसका नाम क्या था? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को। कब? 2 अगस्त 1939, इन विच ही वार्नड, जहां पर उसने चेतावनी दी कि अगर सिंगल बॉम्ब भी इस टाइप का, न्यूक्लियर बम एटम का, एक्सप्लोडेड इन अ पोर्ट, पोर्ट में गिराया भी जाता है, माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय द होल पोर्ट टुगेदर, पूरा का पूरा पोर्ट ही बर्बाद हो जाएगा, विद सम ऑफ द सराउंडिंग्स टेरिटरी, और आसपास के एरियाज भी, क्षेत्र भी खत्म हो जाएंगे। His words did not fail to have an effect, और उसके शब्दों का कुछ ना कुछ असर तो रहा, वो असर किए बिना नहीं रहे। एंड द अमेरिकन डेवलप्ड द एटॉमिक बम, और अमेरिकन ने इस बम को डेवलप किया, जैसा कि डर था उन्होंने डेवलप किया इन सीक्रेट प्रोजेक्ट में, एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द जापानीज सिटी, और जापानीज सिटीज पर गिरा दिया। वो जापानीज सिटीज कौन सी थी? हिरोशिमा और नागासाकी। कब? 1945। और ये चीज हम आज भी सुनते हैं कि जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में जो बम गिराए गए हैं, उसका असर आज भी वहां की जनरेशन में दिखता है। हालांकि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने पहले ही अमेरिकन प्रेसिडेंट को इस चीज के लिए चेतावनी दे दी थी, आगाह कर दिया था, बट फिर भी उन्होंने वो काम किया, न्यूक्लियर फ्यूजन के आधार पर बम को बनाया और उसको हिरोशिमा और नागासाकी पर गिरा दिया। आइंस्टाइन वॉज डीपली शेकन, आइंस्टाइन जो है बिल्कुल हिल गए, शेकन हो गए बाय द एक्सटेंट ऑफ डिस्ट्रक्शन, जो विनाश हुआ उससे बहुत ज्यादा शेकन हो गए, हिल गए। एंड दिस टाइम ही रोट अ पब्लिक मिसिव टू द यूनाइटेड नेशन, और इस वक्त उसने बहुत, पब्लिक मिसिव का होता है लॉन्ग एंड ऑफिशियल लेटर लिखा है एक यूनाइटेड नेशन को, और इन इट ही प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ ए वर्ल्ड गवर्नमेंट। इसके अंदर उन्होंने क्या सलाह दी? एक वर्ल्ड फॉर गवर्नमेंट बनाई जाए, संसार की सरकार बनाई जाए। एंड अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट, दिस वन मेड नो इम्पैक्ट, पर जैसे कि रूजवेल्ट को जो लेटर लिखा उसका भी कोई असर नहीं हुआ, उस राष्ट्रपति ने कोई ध्यान नहीं दिया, उसी तरीके से इस चीज का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा, इसका कोई असर नहीं हुआ। मतलब एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जगह जगह आगाह किया, सलाह दी, बट उसकी बातों को नहीं माना गया। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड, पर अगले कुछ 10 सालों में, डिकेड्स होता है 10 years, कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है डिकेड्स का मतलब क्या होता है, अगले 10 सालों में आइंस्टाइन गोट एवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स, आइंस्टाइन और ज्यादा राजनीति में चलते गए। एंड एगिटेटिंग फॉर एन एंड टू द आर्म्स बिल्डअप, और उसने काफी कोशिश की कि ये जो हथियार बनाए जा रहे हैं, आर्म्स का मतलब जो हथियार बन रहे हैं, उसको एंड किया जाए, खत्म किया जाए। एंड यूजिंग हिज पॉपुलैरिटी टू कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी, और चाहा कि मैं कैंपेन किस तरीके से करूं, शांति और लोकतंत्र के लिए। लास्ट, When Einstein died in 1955 at the age of 76, जब आइंस्टाइन की डेथ हुई 76 की एज में 1955 में, he was celebrated as a visionary, उसको सेलिब्रेट किया गया एक विजनरी की तरह। विजनरी होते हैं जो ऐसा पर्सन जो सोचता है फ्यूचर के लिए, थिंक अबाउट अ फ्यूचर,
जो फ्यूचर के लिए सोचता है उसको विजनरी कहता है, अबाउट अ फ्यूचर। ओके। एंड वर्ल्ड सिटीजन एज मच एज अ साइंटिफिक जीनियस, और उसे क्या उपाधि दी गई कि वो संसार का तो नागरिक है ही है, साथ ही साथ साइंटिफिक जीनियस भी है। तो इस तरीके से आप पढ़ रहे हैं जीनियस। तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि एल्बर्ट आइंस्टाइन के लिए एक वर्ड यूज किया गया, वो कौन सा था? जीनियस। तो आ गया है कि उसके लिए कौन सा टाइटल यूज किया गया? सेलिब्रेटेड एज अ विजनरी एज वेल एज वर्ल्ड सिटीजन एज वेल एज साइंटिफिक जीनियस। आई होप आप सब स्टूडेंट्स को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप इसके डाउट्स क्लियर कर सकते हो। ओवरऑल ऑन द होल मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगी, इस चैप्टर में जो भी हमने पढ़ा, एक ऐसी पर्सनैलिटी इमेज के बारे में पढ़ा जो काफी इंटेलिजेंट रही, जो काफी इनोसेंट, होशियार रही, होनहार है, जीनियस है, जिसने बहुत इन्वेंशन किए साइंटिफिक फील्ड में, जिसने साइंटिफिक फील्ड की जितनी भी थॉट प्रोसेसिंग है उसको चेंज कर डाला, मेजर चेंज आया, काफी ज्यादा एक तरह से अपग्रेडेशन आई एल्बर्ट आइंस्टाइन की इन्वेंशन से, चाहे वो थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी की थी, या कॉस्मेटिक कॉस्मोस की थी, या मूविंग बॉडीज की थी, मास एनर्जी की, वट एवर जो भी उनकी रही, वो काफी ज्यादा इम्प्रेसिव रही, और एक तरह से हाई ग्रेड उन्होंने मेंटेन किया साइंटिफिक वर्ल्ड में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच।